चलो कुछ क्वेश्चन जैसे करो, इजी वाला है, फाइंड द प्रोडक्ट्स। फाइंड द प्रोडक्ट्स जैसे पहला है, ये समझ में आता नहीं क्या चीज है ये? हाँ, कार्बन ही है ना? बस नहीं तुम तो चलो पता कह दो, ई क्या बना दिया, ऐसे नहीं पढ़ा मैंने, ऐसे मतलब हाँ कर देते। चार क्वेश्चन है, आंसर बताओ। एस्टरिफिकेशन के फर्स्ट पार्ट में देखा था ये। नहीं है कहीं, क्या है ये? तो ये थोड़ी है। इसका फॉर्मूला और फॉर्मूला से मैच करके देखो, मैच कर रहा नहीं कर रहा। हाँ, तो फिर पहले वाले के अंदर क्या बनेगा, यहाँ बी आ जाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, तो वही डेल्टा नेगेटिव होता है, H2O बाहर। ऐसे। ये भी कल पढ़ा अपन ने। मैं तो उसको रिएक्शन HX में देखो, सेम चीज यहाँ पर, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, तो NaBr बाहर, साथ में क्या मिला, इसके अंदर एस्टर बनेगा, HA निकाल रहा है, OHA निकालेगा, H2O बाहर, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O, H था, H निकल गया बाहर, और जहाँ से H निकला और जहाँ से H2 निकला वहीं से कार्बन जुड़ जाएगा, CH। अब CH से क्या क्या जुड़ा हुआ है, CH3 और CH2 CH3, तो CH3 CH2 बन गया इसका, और नीचे वाले को तुम तो बना ही दिया है, OLI, फिर CH3 H2 गैस। ऐसे ही सवाल आएंगे, फाइंड प्रोडक्ट, ये तो इजी वाले हैं। कन्वर्जन तो और भी होते हैं कि इस कंपाउंड से इस कंपाउंड कैसे बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डालो हेडिंग, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है ना। हाँ वही चल रही, खत्म नहीं हुई है, 2-3 और बची है केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम लोग इधर पे जाएंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन, क्या मतलब होता है डिहाइड्रेशन का? वो आपने ना प्रिपरेशन में बताया था ना, फर्स्ट जिसमें मैं वो H2O वाला करा था। वो हाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन क्या होता है?
अरे हमको भी तो हो जाता है कभी डिहाइड्रेशन गर्मियों में, अच्छा, उसका क्या मतलब है? डिहाइड्रेशन, मतलब क्या है उसका? गर्मी लग रही है। वो तो गर्मी लगती है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? डॉक्टर भी वो कहते हैं इसको डिहाइड्रेशन हो गया है। ज्यादा गर्मी की वजह से पेशेंट के अंदर से पानी निकल गया है, पेशेंट में वाटर की कमी हो गई है, ठीक है ना। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब ये होता है कि अल्कोहल में से वाटर का रिमूवल, ठीक है, इसको लिखेंगे अपन, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम अल्कोहल। तो किसी भी रीजन से अल्कोहल में से वाटर रिमूव हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट लिखो इसके अंदर, स्टेटमेंट लिखिए, in the presence of concentrated sulfuric acid, in the presence of concentrated sulfuric acid, in the presence of concentrated sulfuric acid and at 443 Kelvin temperature, and at 443 Kelvin temperature, alcohol convert itself into alkene, convert itself into alkene by the removal of water, by the removal of water, ठीक है। अब देखो प्रोसेस, पहली बात तो मैंने क्या बताया, जब भी अपन कोई रिएक्शन लिखें तो उसके हमको 3 पार्ट लिखने पड़ेंगे, कौन कौन से? रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट, है ना, RRP बोलते हैं उसको। रिएक्टेंट तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल, और अल्कोहल के अंदर मैं ले रहा हूँ इथेनॉल। प्रोडक्ट में क्या बनना चाहिए? एल्कीन, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, और रिएजेंट क्या होना चाहिए आपका? दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और साथ में 443 केल्विन टेम्परेचर। क्लास में आ गई? चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, कैसे क्या होगा। तो पहले मैं लेता हूँ इथेनॉल। अब एक बात सुनना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है एसिड है, और एसिड हमेशा क्या रिलीज करते हैं? H+ आयन करते हैं। तो जब अपन स्टेप 1 पढ़ेंगे ना, तो स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 के अंदर जो H+H2SO4 बाहर निकालेगा वो किस पे अटैक करेगा? अल्कोहल पे। यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं? दैट इज अटैक ऑफ H+ ऑन इथेनॉल, ठीक है। अब कैसे अटैक करेगा वो देखो। तो पहली बात, तो जैसे आपने H2SO4 लिया तो H2SO4 विल डिसइंटीग्रेट इनटू H+ एंड HSO4 माइनस, 2 H थे, एक हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। और यही H+ अटैक करता है किस पे? इथेनॉल पे, क्योंकि इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH3 CH2 और OH, ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर है, और H+ के पास चूंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है कि नहीं है? नहीं है तो कहां पे अटैक करेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए उस पर अटैक कर देता है। और जब H+ अटैक करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि H+ क्या करेगा? वहां पे कंबाइन करेगा, बॉन्डिंग करेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन। बात को याद रखना, इसको हम कहते हैं प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन के अंदर हमेशा H+ अटैक करता है किसी दूसरे के साथ में और बॉन्डिंग करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। और अगर मान लो कि कहीं से भी H बाहर निकल रहा है तो उसे हम कहते हैं डीप्रोटोनेशन, है ना। तो जैसे इसने H पे अटैक किया तो क्या मिल गया आपको? CH3 CH2 O, H पहले से था ही, एक H यहाँ पे आ गया। अब बताओ, ऑक्सीजन ने जब इसको अपना लोन पेयर दिया तभी तो बॉन्डिंग हुई, है ना। तो इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं तो ऑक्सीजन स्टेबल होता है, लेकिन एक लोन पेयर चला गया इसके साथ बॉन्डिंग करने में, तो इसका लॉस हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉन का। और जिसका लॉस होता है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आता है।
यहाँ तक कोई बात क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं है डाउट, ठीक है। तो ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में कोई डाउट नहीं है ना, अटैक ऑफ H+ में, ठीक है। स्टेप 2 पे अगर बढ़े, अब देखो स्टेप 1 के अंदर जो हमारा बना था स्पीशीज, वही आप स्टेप 2 में लोगे। CH3 CH2 OH H और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन के ऊपर ना नेगेटिव स्टेबल है ना ही पॉजिटिव स्टेबल है। पॉजिटिव तो कतई स्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। और पॉजिटिव शो करने का मतलब क्या होता है कि आप ये बता रहे हो कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि फोन कॉल का सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ऑक्सीजन है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? तो ये कैसे हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए ये CH2 से बॉन्डिंग तोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा, बताओ H2O बाहर निकला कि नहीं निकला? निकल गया, ये पूरा H2O बाहर निकल गया, ठीक है। और H2O बाहर निकलना किसी भी कंपाउंड से अपन क्या बोलते हैं उसको? डिहाइड्रेशन, जो हमारा टॉपिक का नाम भी है। डिहाइड्रेशन हुआ, कार्बन के साथ बॉन्डिंग टूटी, तो कार्बन के साथ बॉन्डिंग टूटने का मतलब क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन गया। इसका मतलब कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और किसी भी कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो अपन क्या बोलते हैं उस कार्बन को? कार्बोकैटायन। तो ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। स्टेप 2 तक कोई डाउट? लास्ट में स्टेप 3। स्टेप 2 को इसलिए हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। स्टेप 2 पे हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब लास्ट आता है स्टेप 3। अब स्टेप 3 में ध्यान से देखना, जो स्टेप 2 के अंदर बना होता है, मतलब जो उसके पहले स्टेप बना होता है वही अपन लेते हैं एज ए रिएक्टेंट। तो CH3 CH2 पॉजिटिव। अब ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, अपन को इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। कैसे? मैं CH2 की थोड़ा ओपन कर लेता हूं। C H H और ये H, ठीक है। अब कार्बन के पास पॉजिटिव है, तो क्या कार्बन अपने से अटैच दूसरे कार्बन से अप्रोच नहीं करेगा कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप दे सकते हो क्या? हर स्पीशीज करती है। तो कार्बन को जब ये अप्रोच करेगा तो यहां पर कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई इफेक्ट। दो तरह के इफेक्ट आपने पढ़े होंगे, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। दो प्रकार का होता है, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना, और माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा माइनस इफेक्ट शो करेगा, है ना। तो CH2 प्लस यहाँ पे माइनस इफेक्ट शो कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लेने की फिराक में। तो वही इफेक्ट लगाकर कार्बन को अप्रोच करता है, और कार्बन क्या करता है? इसके पास 3 हाइड्रोजन है, किसी एक का बॉन्ड तोड़कर वो इसको ट्रांसफर कर देता है इस तरह से। अब जैसे ही एक बॉन्ड तोड़कर ट्रांसफर किया तो H बाहर निकला कि नहीं निकला? H+ बाहर निकला कि नहीं निकला? ठीक है। और किसी भी कंपाउंड से H+ बाहर निकलने का मतलब क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। जुड़ने का मतलब क्या होता है? प्रोटोनेशन। निकलने का मतलब क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। और जैसे ही ये H+ बाहर निकला और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो क्या कंपाउंड मिला आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तुम क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं। तो बताओ अल्कोहल आपका एल्कीन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और कब हुआ? जब इसमें से पानी बाहर निकला। कोई डाउट इसमें? नहीं। पूरा नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा दैट इज डिहाइड्रेशन के बाद में डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन। और डिहाइड्रोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ H2 गैस। किसी भी कंपाउंड से अगर H2 गैस बाहर निकल रही है तो सब कहते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो है इसका रिएजेंट।
रिएजेंट क्या है इसका, दैट इज कॉपर मेटल लेना है आपको और टेम्परेचर होना चाहिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें कुछ लिखने से पहले एक छोटा सा मैप बनाएंगे कि एक्चुअली में डिहाइड्रेशन में होता क्या है। और डिहाइड्रोजनेशन जो है वो तीनों तरह के अल्कोहल के लिए काम करता है। कितने टाइप के होते हैं अल्कोहल? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री बस। चलिए तो उसको लिखते हैं अपन। तो हमारे पास 3 तरह के अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये तीनों अल्कोहल का जब अपन क्या करते हैं, डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, जब अपन डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तीनों का, ठीक है। तो एक बात समझे, आप ध्यान रखिएगा कि जब भी 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा क्या बनाएगा, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेगा, 1 डिग्री अल्कोहल विल फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 2 डिग्री अल्कोहल विल फॉर्म कीटोन। और 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल विल फॉर्म एल्कीन, ठीक है। तो तीनों टाइप के अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन हो सकता है, मतलब H2 गैस बाहर निकल सकती है, बट कंडीशन ये है कि जब H2 गैस बाहर निकल जाएगी प्राइमरी अल्कोहल से तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से निकल जाएगा तो तब क्या मिलेगा आपको, कीटोन, और अगर 3rd डिग्री अल्कोहल से निकल गया तो एल्कीन, ठीक है। पहले इसको बनाओ फिर अपन रिएक्शन देखेंगे इसकी। अब रिएक्शन देखते हैं। तो पहले अपन देख रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल देखते हैं। अब प्राइमरी अल्कोहल के अंदर जब भी हम एग्जांपल लेते हैं तो किसका लेते हैं, इथेनॉल का लेते हैं, है ना। तो सपोज करो हमारे पास इथेनॉल है, CH3 CH2 कैसे अपन लिख सकते हैं और OH, ठीक है। तुरंत क्या डाल देना है आपको, रिएजेंट ये रहेगा तीनों में, कॉपर मेटल और साथ में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 300 डिग्री कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है ना। 100 डिग्री में तो पानी उबल जाता है, उस पर उंगली डालो कैसा लगेगा, जल जाएंगे, है ना। तो 300 में तो क्या ही होगा, इसका मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा है और इजीली बॉन्ड टूट जाता है। इसलिए कैसे बॉन्ड टूटेगा, और एक बात और देखो, मेटल है यहाँ पे, हाँ, तो कौन सी रिएक्शन होगी, FR है ना, ये चीज। अभी एक कनेक्शन तुम्हें जोड़ने खुद, मैं बार बार मैं पूछूंगा नहीं कि बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, तुम्हें खुद बोलना है कि भाई मेटल है, टेम्परेचर भी है, FR तो डेफिनेटली होगा कुछ भी करके। तो क्या बाहर निकलेगा देखो, H2 बाहर निकला, और जैसे H2 बाहर निकला यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, हाँ, तो देखो क्या मिला आपको, CH3 C ऊपर H है, डबल बॉन्ड O। और मैं क्या बताया था कि C डबल बॉन्ड O को हम लोग क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O को वो कार्बोनाइल कंपाउंड, है ना। और C डबल O के साथ में अगर कंपल्सरी H जुड़ा हो तो एल्डिहाइड, बस एल्डिहाइड ही बना है, जो मैं कह रहा था। इसको हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब एक बार ले लेते हैं हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल, CH3 C CH3 H O और H, इसके अंदर डालो आप Cu और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर 2 डिग्री है, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री के ध्यान से देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद 2 कार्बन जुड़ा है, हाँ, ये तो हाइड्रोजन है ना। तो देखो वापस से वही सेम चीज,
H2 गैस बाहर, H2 गैस बाहर निकलने के बाद क्या होगी, बोलो। CH3 C डबल O, हाँ C डबल, CW के अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सारे कार्बन है, तो क्या बोलते हैं उसको, कीटोन। कीटोन बोलते हैं ना, उसका नाम हो जाएगा एसीटोन। ठीक है, और बात करें 3 डिग्री की, तो CH3 C CH3 CH3 OH, है ना। तो ये क्या हुआ, अभी CH3 है, इसको थोड़ा सा हम ओपन कर लेते हैं, H H और ये H। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर आप Cu और 300 डिग्री सेंटीग्रेड डालोगी, अब ध्यान से अगर देखा जाए तो इन दोनों के पास HH था, बट इसके पास HH नहीं है, यहाँ पे कार्बन आ गया। ठीक है ना, तो हीट करने पे क्या होगा, हीट करने पर OH और H बाहर निकल जाएंगे आस पड़ोस से। पहले आस पड़ोस से HH बाहर निकल रहे थे, इस बार आस पड़ोस से H2, और जैसे H2 बाहर निकला तो इस कार्बन से OH निकला, जैसे इसको अगर नहीं भी बनाओ आप, तो इस कार्बन से OH निकला, और इसके बगल वाले कार्बन से, ऊपर वाला और नीचे वाला किसी एक से निकलता है, H निकला, तो क्या बॉन्ड नहीं बनेगा, हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो CH3 C CH3 में कोई चेंज नहीं, नीचे वाले में देखो डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये आपका बन गया एल्की, एल्कीन बन गया, इसको हम कहते हैं 2 प्रोपीन। ठीक है, तो ये आपका था 1 डिग्री अल्कोहल, ये था 2 डिग्री और ये था आपका 3 डिग्री। तो जो मैंने बनाया था मैं पूरा प्रूव कर रहा हूं मैं, हाँ ये चीज नोट कर लो उसको एग्जांपल के तौर पे। बाद में बोलो सही आ गई। इसमें क्या बताओगे? इस वर्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, हाँ, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा मतलब उससे फिनॉल पे क्या फर्क पड़ेगा, बेंजीन की फिर वो डेंसिटी ज़्यादा होगी ना। डेंसिटी का तो खेल ही नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और फिनॉल के पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, तो दोनों पास पास आएंगे तो बॉन्डिंग हो जाएगी ना। हाँ तो यही तो कहना है ना। चलो, तो ESR की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है तीन प्रकार का होता है, और तीनों प्रकार अपन को पढ़ना है। एक तो होता है इसके अंदर आपका हेलोजिनेशन, एक होता है इसके अंदर आपका सल्फोनेशन, और एक होता है इसके अंदर आपका नाइट्रेशन। तो ये 3 प्रकार का होता है, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन। अच्छा, अपन पहला पढ़ने जा रहे हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ठीक है, अब देखो हेलोजिनेशन के अंदर हेलोजन जुड़ेगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम रिएक्शन लिखने को जाए सीधे, तो ये तो आपका फिनॉल है ही, दिस इज योर फिनॉल। अब फिनॉल की रिएक्शन के 2 तरीके हैं, मतलब हेलोजिनेशन के भी 2 तरीके होते हैं करवाने के। एक तो इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एक तो इसके अंदर आपने डाल दिया Br2। Br2 को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर, ध्यान रखना। और वो आपने कैसे डाला, आपने एक्सेस में डाल दिया आपने। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने Br2 यानी कि ब्रोमीन वाटर तो लिया है, लेकिन साथ में आपने डाल दिया है CH2 और साथ में थोड़ा सा हीट। CH2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड, आपने हीट डाला है। तो ऑब्वियस बात, दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि ब्रोमीन वाटर हमने लिया है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें केवल ब्रोमीन वाटर लिया है, वो भी एक्सेस में, ज्यादा क्वांटिटी में,
बट यहाँ पर लिमिटेड क्वांटिटी है, साथ में CH2 और हीट भी है। बात समझ आ रही? तो जब फिनॉल की रिएक्शन इन दोनों से करवाएंगे हम लोग, तो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट भी डिफरेंट आपको मिलेंगे। कैसे? अगर आपने एक्सेस ब्रोमीन लिया है, ठीक है, तो क्या बनेगा वो बताने से पहले आपको बता दूं कि जब भी अपन फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल के अंदर 3 पोजीशन जो जो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, पता है कौन सी? हाँ। बताओ। 2 ऑर्थो और 1 पैरा। मेटा पे नहीं जुड़ता, ठीक है ना। दोनों ऑर्थोस और पैरास बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब ये केवल इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया E पॉजिटिव, समझ में आ रही बात? हाँ। तो E पॉजिटिव इस पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा होती है, ठीक है। तो जब मैं फिनॉल बनाऊंगा, तो जब आपने एक्सेस में Br2 लिया, एक्सेस में आपने ब्रोमीन वाटर लिया, तो तीनों ही पोजीशन पर Br जुड़ जाएगा, यहां पर, यहां पर और यहां पर। और इससे क्या मिलेगा, जो क्या बोलते हैं आप लोग, इसका जो नाम है दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, ये मिलेगा अगर एक्सेस में लिया है तो। और अगर एक्सेस में नहीं लिया, आपने केवल लिमिटेड क्वांटिटी में लिया है अलोंग विद CH2 इन हीट, तब आपको 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे फिनॉल के ही। ठीक है, एक बार Br जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे, दोनों में से किसी एक पे जुड़ सकता है, 2 ऑर्थो है ना, तो किसी भी जुड़ सकता है। और एक बार जुड़ेगा ये पैरा, तो 2 तरह के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर ऑर्थो पे जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2-ब्रोमोफिनॉल, और ये अप्रोक्सीमेटली 25% आपको मिलता है, ठीक है। और अगर पैरा पे जाके जुड़ गया है, उसको हम कहते हैं 4-ब्रोमोफिनॉल, और ये आपको लगभग 75% मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है हेलोजनेशन। दोनों ही कंडीशन ध्यान रखनी है, एग्जाम में किसी में कंफ्यूज कर सकता है। मान लो आपको Br टचेस दे दिया, आपने ये बना के ये बना दिया, तो गलत है पूरा, ठीक है। ठीक। इसको नोट करो, दिस इज योर हेलोजनेशन। हेलोजनेशन के बाद में नेक्स्ट जो हमारा दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, और जब भी सल्फोनेशन हम करें तो आपको एक चीज माइंड में होनी चाहिए, और वो है कि रिएजेंट आपका क्या होना चाहिए, ओलियम। क्या होता है ओलियम? गैसियस H2SO4। तुमको अभी से नींद आने लग गई है? आधे घंटे में कल इसलिए क्या रहा था मैं, पढ़ पाओगे? घर जा रही है? नहीं। तुम सो रही हो? कहाँ सो रही हो? सो जाओगी, नहीं सो रही हो तो। चलो, तो सल्फोनेशन के अंदर अगेन वी आर टेकिंग what? We are taking alcohol. Sorry, phenol, not alcohol. Phenol. अब फिनॉल की रिएक्शन आपको करवानी है ओलियम के साथ में। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ओलियम, लेकिन ओलियम लिखने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। अब मैंने आपको वैसे बताया भी था कि ओलियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा होता है, H2SO4 होता है ना। हाँ। इसको ओपन करो, ऐसा कुछ। अब ओलियम जो है एसिड नहीं है। हाँ। क्यों एसिड नहीं है? क्योंकि उसमें H2 नहीं है। H2O नहीं है, मतलब अगर ये ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होगा? OH अलग और HSO3 अलग। ठीक है ना, तो मतलब डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। हाँ। और इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल सल्फर।
है ना, तो बस वही चीज है। तो आपको दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे, एक जुड़ेगा ऑर्थो पे SO3H और एक जुड़ेगा पैरा पे SO3H। ठीक है, अगर ऑर्थो पे जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जो भी चीज ऑर्थो पे जुड़ती है वो कितना परसेंट बनती है, केवल 25%, 25%। और ये क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो भी चीज पैरा पे जुड़ती है वो 75%। ये है सल्फोनेशन। चलो सल्फोनेशन के बाद में आगे मूव करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अब नाइट्रेशन के लिए जो भी दो कंडीशन है वो कौन कौन सी, वो देखो। अगर आपके पास में फिनॉल है तो इस फिनॉल का नाइट्रेशन आप दो तरीके से कर सकते हो, और आपको दो अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। कंडीशन पहली ये है कि आपको HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर लेना है, दोनों में ही, नाइट्रिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का, मतलब आप हाईली एसिडिक सॉल्यूशन ले रहे हो। ठीक है, बट कंडीशन यहाँ पे क्या है, कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन में जो आप HNO3 H2SO4 लोगे वो दोनों ही कैसे होने चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में दोनों कैसे होने चाहिए, डाइल्यूटेड। ठीक है, तो अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको हमेशा दोनों ऑर्थो और पैरा NO2 से ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे NO2 जुड़ जाएगा, यहाँ पे NO2 जुड़ जाएगा और यहाँ पे NO2 जुड़ जाएगा। अब सवाल है कि NO2 क्यों जुड़ा, तो इसके लिए आपको HNO3 को ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करो तो N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। ठीक है, O और N की बात करें तो N होता डेल्टा पॉजिटिव, O होता डेल्टा नेगेटिव। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो कौन है प्रोफाइल, NO2, वो तो जुड़ा है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जब दोनों ऑर्थो और वन पैरा किससे कंबाइंड हो जाए, NO2 से, और साथ में OH भी हो, इसे अपन कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ट्राइनाइट्रो क्या, फिनॉल। और इसका एक कॉमन नेम भी है, इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज पिक्रिक एसिड, दिस इज पिक्रिक एसिड। एंड हाउ टू ऑब्टेन पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, तो दिस इज द वे व्हिच वी कैन अप्लाई टू ऑब्टेन द पिक्रिक एसिड। ठीक है, दो से तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बट अगर आपने डाइल्यूट लिया तो आपको दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा वाले। तो ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। जुड़ेगा OH नो डाउट, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही वही है, इसके अलावा कोई इलेक्ट्रोफाइल बन नहीं रहा है इसके अंदर। तो एक बार इसको जोड़ो आप ऑर्थो पे, दोनों में से किसी एक ऑर्थो पे जोड़ दो और दोनों में से किसी एक पैरा पे जोड़ दो। ठीक है, तो ऑर्थो वाले को हम क्या बोलेंगे, दैट इज 2 नाइट्रोफिनॉल, जो कि कितना बनेगा 25%, और सेकंड वाला है 4 नाइट्रोफिनॉल, और ये कितना बनेगा 75%। ठीक है, नोट कीजिए इसको।
नेक्स्ट रिएक्शन इज राइमर-टाइमन्स रिएक्शन। राइमर-टाइमन्स रिएक्शन। अब कुछ बातें इस पर ध्यान रख लेना। पहली बात तो क्या है, पहली बात इसके अंदर ये है कि जब भी अपन आरटीआर रिएक्शन करते हैं, आरटीआर मतलब कौन सी आरटीआर? अच्छा, तो जब भी हम लोग आरटीआर रिएक्शन करेंगे तो आपको दो तरह के रिएजेंट ध्यान रखना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आरटीआर रिएजेंट। दो तरह के आरटीआर रिएजेंट आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहला तो इसके अंदर आप लो CaCl3 और साथ में KOH, ठीक है। दूसरा CCl4 और साथ में KOH, है ना। तो अगर क्या बोलते हैं आपके पास में CaCl3 है और CCl4 है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको कंपाउंड डिफरेंट मिलेगा, लेकिन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं कि आरटीआर रिएजेंट है, ठीक है। मतलब अगर आपने CaCl3 लिया साथ में KOH लिया, तो इससे आपको हमेशा क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा एल्डिहाइड कंपाउंड, इससे आपको मिलेगा एल्डिहाइड कंपाउंड। और अगर आपने CCl4 लिया है along with KOH, इससे आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है? पर जो एल्डिहाइड कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड ही तो है। अच्छा, हाँ, किसने कहा? आपने तो बताया। कब बताया मैंने? उसके टाइप्स में ही तो आता है। टाइप को मानो ना गोली, दोनों में फर्क नहीं है क्या? है ना। तो फिर तुम बोलोगे एल्डिहाइड कीटोन दोनों सेम है, नहीं है ना। ये कह सकते हो कि एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, हाँ, ये जरूर कह सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों की कंप्लीटली डिफरेंट है। ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको, ये एसिड थोड़ी है। नहीं, ये चीज, ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि जब भी आप रीमर-टीमर रिएक्शन कराओगे तो दो तरह के रिएजेंट लेने हैं और दोनों तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। इसको पहले बनाओ, फिर अपन सीधे रिएक्शन पे चलते हैं। इसको बनाओ, फिर सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, when phenol reacts with CaCl3 and KOH solution, when phenol reacts with CaCl3 and KOH solution, aldehyde attached compound is formed and ortho compound is more stable than para compound. Ortho compound is more stable than para compound due to ortho compound is more stable than para compound due to intermolecular H bonding, due to intermolecular H bonding। क्लियर? तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि पैरा ज्यादा स्टेबल होता है ऑर्थो से, बट इसमें उल्टा है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है ना। अब रिएक्शन देखो ध्यान से। तो अपन सीधा मूव करते हैं स्टेप 1 पे। अब ध्यान से देखिए, फिनॉल की रिएक्शन आप इससे करवा रहे हैं, हाँ, और क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड कंपाउंड वाला कंपाउंड मिलेगा, ऑर्थो वाला, ठीक है। तो रिएक्शन का एक सामान्य सा रूल है, एक जनरल सा एक प्रिंसिपल होता है क्या, कि जो आपने रिएजेंट यूज किया है ना, वो रिएजेंट पहले खुद में इंटरेक्शन करके कुछ ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो रिएक्टेंट पर अटैक कर सके। तो स्टेप 1 के अंदर ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखो, CaCl3 को मैं कैसे लिख सकता हूं,
लिख सकता हूं KOH जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या देगा आपको OH माइनस, ये काम है इसका, बेस है वो, ठीक है। अब जितने भी आपके OH माइनस होते हैं ना, उनको तलाश होती है H प्लस की, जो कि सामने मिल रहा है। तो क्या बाहर निकल गया, H2 बाहर निकला। अब अगर ये हाइड्रोजन H प्लस हुआ तो ही इससे रिएक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कार्बन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या मिला आपको, Cl 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 और C पे नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, लोन पेयर, लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखिए Cl क्या है, क्लोरीन, हेलोजन, हेलोजन है। हेलोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते, नहीं होते, हेलोजन के पास इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होते, नहीं होते हैं, डिसाइड कर लो पहले, होते हैं कि नहीं होते, होते हैं, होते हैं ना। फोन कॉल में पहला नंबर क्या है, फ्लोरीन, कौन से ग्रुप का है ये, 70, क्या बोलते हैं उसको, किसको, 17 को 17 ग्रुप, हेलोजन फैमिली नहीं बोलते उसको। अच्छा हाँ, हेलोजन फैमिली, तो ये क्या है, तो ये भी तो हेलोजन फैमिली में है। ये क्या है, ये फ्लोरीन है, अरे ये हेलोजन है कि नहीं, ये है, तो ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो वो हेलोजन फैमिली में अरे है। खड्डे में क्या फैमिली, हेलोजन तो है नहीं है, तो अगर ये हेलोजन है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कि नहीं होगी, होगी, तो अगर फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो गैस के जितने भी मेंबर्स उनके पास होगी कि नहीं होगी, होगी, कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन। तो इसमें से मुझे कौन सा दिख रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन दिख रहा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब तीनों के पास ही है और इसके पास भी है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर सेम क्वांटिटी में हो तो क्या होता है, रिपल्शन, रिपल्शन होता है। तो क्या ये अपने आप को स्टेबल कर पाएगा, नहीं, नहीं कर पाएगा। इसीलिए ड्यू टू द हाई रिपल्शन एक Cl को अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां से जाना पड़ेगा। तो Cl क्या किया, Cl इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लेके गया, देके नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव आ गया। अब Cl ने कार्बन के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ले लिया ना पूरा का पूरा, तो कार्बन का जो ऑर्बिटल है वो वेकेंट हुआ कि भरा हुआ हुआ, वेकेंट, वेकेंट हो गया। तो इसीलिए जो आपको मिलता है स्पीशीज Cl निकलने के बाद में, Cl Cl और एक ऑर्बिटल ऐसे वेकेंट हो गया। अब इस कार्बन को अगर ध्यान से देखो तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है भी और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं भी, हमारी बात है इसलिए क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, और नहीं भी क्यों, क्योंकि उसका एक जो पी ऑर्बिटल वेकेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसा स्पीशीज, ऐसा कार्बन स्पीशीज जिसके पास में लोन पेयर भी हो और ऑर्बिटल भी वेकेंट हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन कहते हैं कार्बीन, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, इट विल बी इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका पी ऑर्बिटल वेकेंट हो गया। स्टेप 1 समझ में आएगी नहीं आएगा, हाँ लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, हाँ बिल्कुल बनाता है, तो इसमें क्या बनना है, नहीं बन रहा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल बोला इसको। 4 बॉन्ड नहीं बना रहा मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है कि नहीं, है, भले देखा हो कि पास इसके पास इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। हाँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एफडी करवा लेते हैं, आपके पास मान लीजिए 10 लाख की एफडी हो गई, लेकिन आपके पास कैश कितना है, बिल्कुल नहीं है, तो आप तो गरीबी हो गई तरह से, क्योंकि एफडी तोड़वा नहीं सकते, है कि नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कार्बन को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास वो नहीं है, क्या, इलेक्ट्रॉन्स, समझे कि नहीं समझे, हाँ, ठीक है। दिस इज योर कार्बन, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, क्लियर होगी बात। हाँ, तो पहले ये स्टेप नोट करो। तो जैसे मैं पूछ रहा था कि Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्यों गया, क्योंकि Cl के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन लगे तो रिपल्शन होगा ना, हाँ, तो रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन लेके गया वो, और उसका इस कार्बन का एक ऑर्बिटल कैसा हो गया,
वेकेंट हो गया। ठीक है, अब स्टेप 2 में देखो क्या होता है। स्टेप 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टेप 2 में अगर ध्यान से देखें तो स्टेप 2 के अंदर जो आपका कार्बन बना, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पर अटैक करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। फिनॉल पे। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा, अच्छा। वो भी इससे बनेगा, इससे थोड़ी बनेगा। हाँ। ठीक है ना, तो ये कार्बन अटैक करेगा फिनॉल पे। ठीक है ना, तो देखो अब बेंजीन के हर कार्बन के पास में हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता? होता है। होता है, ठीक है। ऐसा ही कार्बन। आप देखिए, ये पहली बात इलेक्ट्रोफाइल है, भले इसके पास इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन देगा? कौन देगा बताओ? ये वाला कार्बन। हाइड्रोजन को देगा तो हाइड्रोजन को इतना का इलेक्ट्रॉन देगा वो? हाँ। कार्बन देगा। और ऑर्थो वाला तो ये इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे देगा। और किसी को इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। उसके साथ बॉन्डिंग करना। पर नेगेटिव भी तो है। नेगेटिव भी आता है जब वो पूरा ले लेता है। जैसे सीएल ने पूरा ले लिया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अगर मान लो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसके साथ क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो, तो जो भी स्पीशीज दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब पहला पर्पस क्या होता है? बॉन्डिंग करना। तो यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, तो किस तरह से बॉन्डिंग होगी देखो। यहाँ पे OH पहले से ही है, यहाँ पे H पहले से ही है। अब ये बॉन्ड गया इसके साथ बॉन्डिंग करने में, तो इसको तो तोड़ दो आप। ठीक है, और अगर ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये बॉन्ड इस कार्बन का भी तो पार्ट है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन गया ना, कमी हो गई, तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अरे कमी हो गई भाई। पॉजिटिव। ये पॉजिटिव का तुम बहुत चक्कर करते हो, मैं देख रहा हूं आजकल। जो इलेक्ट्रॉन देता है कब देगा? जब उसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे। जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव आता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आता है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, हाँ, तो सी इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो सी Cl Cl और नेगेटिव OH भी है क्योंकि उसके पास पहले से था वो। ठीक है, अब बताइए, अब एक बात ध्यान से देखना, इस कार्बन के पास पॉजिटिव है कि नहीं है? बेंजीन को बेंजीन होने के लिए 3 पाई बॉन्ड चाहिए। अगर एक भी टूटा, इसका मतलब क्या है? कि बेंजीन टूट गया। बेंजीन की पहचान किस चीज से? उसके एरोमेटिक बिहेवियर की वजह से। अगर एरोमेटिक बिहेवियर अगर आप तोड़ रहे हो, इसका मतलब आप बेंजीन के एक्सिस्टेंस को खत्म कर रहे हो। तो बेंजीन अपने एक्सिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए वापस से ये बॉन्ड गेन करेगा कि नहीं करेगा? कैसे गेन करेगा? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है? ठीक है, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटकर यहां पर आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया उसमें से। और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसके बगल में कौन है? नेगेटिव। तो ये कहां पे अटैक करेगा? सी पे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप के अंदर बॉन्ड टूटा और सेकंड स्टेप में क्या हुआ? इस पे अटैक कर दिया, बॉन्डिंग कर दिया। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा आपको? फाइनली आपको मिलेगा कुछ इस तरह का कंपाउंड। बॉन्ड बन गया, OH वैसा का वैसा, और यहाँ पे CH Cl और या तो कोई डाउट? नहीं। क्लियर है? नोट करो उसको, आराम से नोट करो, समझ के इसको। स्टेप 3 के अंदर क्या होगा? वही लेंगे जो स्टेप 2 में बना था फाइनली। तो देखो ध्यान से, स्टेप 3 अपन यहाँ पे लिखते हैं। स्टेप 3 का स्टेप 2 का प्रोडक्ट क्या है? लास्ट यहाँ पे OH है, इधर आपका C, इसके ऊपर H, Cl और Cl। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमारा सॉल्यूशन बेसिक है कि नहीं है? हाँ। क्योंकि इसके पास OH है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक OH था इसके बाद बॉन्ड बन के H2 बन गया तो OH नहीं है। OH है क्योंकि हमने CH3 और KOH को एक साथ डाला है, तो एक गिन के तो डाला नहीं होगा भाई, अपन 1 मोल डालते हैं। जैसे मान लो
1 मोल अगर हम डालें तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.023 10 टू पावर 23। मतलब हमारे पास कितने केओएच, अगर मैं 1 मोल केओएच की बात करूं तो कितने केओएच हमारे पास? इतनी। इतने केओएच है हमारे पास। तो उसमें से कुछ अगर H2 बन भी गए तो बाकी तो है ना। हाँ। और ये वो संख्या है जिसको अपन गिन नहीं सकते। मतलब वी हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ केओएच। इसलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनिक में अगर आप रिएक्शन बैलेंस नहीं भी करो ना तो भी चल जाता है, क्योंकि इतना कितना बैलेंस करना बैठोगे, है ना ये चीज। तो हमारा सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, और बेसिक का मतलब हमारे पास OH माइनस है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज में क्या है कि OH माइनस है और Cl कैसा है, नेगेटिव। हेलोजन है Cl, तो नेगेटिव नेगेटिव। तो अगर ये दो नेगेटिव है तो कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो इस पे कौन अटैक करेगा, OH। इट्स सो सिंपल। इससे इजी केमिस्ट्री क्या हो सकती है फिर। लोग बोलते हैं केमिस्ट्री टफ है, साफ साफ दिख रहा है, सर भी बता सकता है कौन कहां अटैक करेगा, फालतू बात ना मार रहा है। OH यहाँ पे CH Cl। अब OH जैसे इस पे अटैक करेगा, OH विल अटैक हियर, तो OH जब यहाँ पे अटैक करेगा तो कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, 5 नहीं हो सकती, अभी 4 ही है। लेकिन ये अटैक करेगा क्यों, ऑक्सीजन सेकंड मेंबर है, हेलोजन क्लोरीन फोर्थ मेंबर है। फोन कॉल, हाँ। फोन कॉल को भूलना ही नहीं है, अब जब भी रिएक्शन करो। मैं तो कहता हूँ 4-5 मारा जब पकड़ो, फोन कॉल फोन कॉल फोन कॉल, समझे। ये सेकंड मेंबर और ये फोर्थ मेंबर, तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल होगा क्लोरीन से, हाँ। है ना, इसीलिए ये इस पे अटैक कर पा रहा है। बड़ा कार्बन क्या जरूरत है अटैक करवाने की, भाई मैं तो सब्स्टिट्यूट बैठा हूं, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है। और अगर ये इस पे अटैक करेगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। 5 नहीं हो सकती ना, इसलिए एक Cl का निकलना ही आ सकता है। मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, OH ने अटैक किया, और सेकंड स्टेप में Cl यहां से बाहर निकल गया। तो Cl जैसे बाहर निकला तो Cl माइनस को बाहर निकाल दो, यहां से एक Cl को हटा दो और यहां पे क्या लगा दो, हाँ। ठीक है। इसको मैं बॉन्ड करके बता रहा हूं इस तरह से। आगे अब आप इसको थोड़ा सा हीट करो, हल्का सा हीट करोगे तो ये बॉन्डिंग इधर आ जाएगी और वापस एक और Cl बाहर निकल जाएगा। कार्बन की वैल्यू 4 ही रखनी है अपन को, अभी 4 ही है, लेकिन जैसे बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो Cl माइनस अगेन बाहर, और आपको मिलेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट OH यहाँ पे और CH डबल बॉन्ड O। ये कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड। क्योंकि इसके पास CO ग्रुप भी है और कंपल्सरीली H है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। तो रीमन रीमन रिएक्शन में अगर आपने CH Cl3 और QH लिया तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। क्लियर है बात, मैंने तीनों स्टेप में प्रूफ कर दिया, नोट कर लो। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपने फिनॉल के अंदर क्या डाला, अगर आपके पास एक फिनॉल है, मान लीजिए, मान कर लीजिए फिनॉल ही है, ठीक है ना, तो फिनॉल के अंदर अगर आपने CH Cl3 और साथ में अगर आपने KH लिया तो क्या मिलेगा, मेन प्रोडक्ट OH CHO, ठीक है, ऐसा कुछ, हाँ। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड, ये आपको मिलेगा। बट अगर आपने इसके अंदर CCl4 और साथ में KOH अगर यूज किया तो CHO के स्थान पर आपको कुछ दूसरा वो मिलेगा ग्रुप, कौन सा ग्रुप मिलेगा, दैट इज COOH, ठीक है। ये रिएक्शन आपको लिखनी है, इसको कहते हैं सैलिसैलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और साथ में आपको KCl बाहर निकल जाएगा और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, H2O, ठीक है। तो ये लिख लो।
इसकी वो नहीं है कि मैकेनिज्म। नहीं, वो ऊपर वाले की इसकी मैकेनिज्म आएगी उसमें, जब तुम ऑपरेटर दोगे ना तब पढ़ेंगे उसको। और सेम ही होती है मैकेनिज्म, उसमें भी कार्बन बनता है।